हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि दोस्तों आपका DFCCL के एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि दोस्तों मैंने सीरीज़ चलाई हुई है। तो आज ये मेरी हो जाती है दोस्तों अगली क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों शेयर मार्केट। तो दोस्तों मेरा शेयर मार्केट लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, ठीक है ना। आई थिंक ये हमारी थर्ड क्लास है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे थे दोस्तों शेयर मार्केट। जिस भी भाई ने मेरी वीडियो ये स्टार्टिंग से नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आज ये हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग से जाके देखिएगा, बाकायदा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम चले थे शेयर मार्केट में। इसे मैंने आपको बता दिया था कि सेबी की स्थापना कैसे हुई थी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कैसे हुई थी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कैसे हुई थी, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों। वो सारा कुछ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारी अभी शेयर मार्केट से रिलेटेड है और जो बचा हुआ सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे अपनी इस वीडियो में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों DFCCL के एग्जाम से रिलेटेड उसके पर्पज से इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से इस सेक्शन के जो है दोस्तों हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की संख्या है 12, यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से दोस्तों CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके भी 12 क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से बट उनकी संख्या ज़्यादा है दोस्तों क्वेश्चन की, वो है 24, और उसका नाम है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL वाला सेक्शन है। तो दोस्तों ये तीनों जो पार्ट है, मैंने इस आपके सिलेबस के पार्ट है तीनों, मैंने आपको 2 पार्ट CRM और हिस्ट्री के दोनों कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा, बाकायदा मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से विद PDF भी दोस्तों दी हुई है, सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बिहाफ पे मैंने आपको समझाने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश भी की है। और ऐसी बात भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे कंटिन्यू बंधे हुए हैं वो भी डेली देख रहे हैं। जैसे अजय चौरसिया भाई है, वो भी हमारे कंटिन्यू है। एक पासवान है, कोई वर्षा पासवान ऐसे कुछ नाम करके है दोस्तों, वो भी हमारे कंटिन्यू एक डीर स्टूडेंट है, वो भी कंटिन्यू है। और ऐसे हमारे कुछ PDF स्टूडेंट और भी हैं, तो वो सारे कुछ हमारे कंटिन्यू देख रहे हैं। एक माधव करके हैं, कोई माधव भाई, वो भी हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से हमारे कुछ डियर स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों सभी से मैं अपने गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आज आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साधारण शेयर। क्या है दोस्तों साधारण शेयर? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लाभांश दिया जाता है शेयर धारक को। किसको? शेयर धारक को। और मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होता है, शेयर धारक को मतदान का भी अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये जो दोस्तों लाभांश की बार बार बात कर रहे हैं, लाभांश क्या है ये? सबसे पहली बात तो लाभांश के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। लाभांश जो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट दिया जाता है, किस तरीके से देते हैं। जो हमारा दोस्तों होता है शेयर होल्डर लिख लेना, शेयर होल्डर जो होते हैं दोस्तों, कौन? शेयर होल्डर जो होते हैं टोटल, वो जो भी व्यक्ति है, मतलब जिस तरीके के भी होते हैं, वे शेयर होल्डरों के स्टॉक्स जो होते हैं दोस्तों, स्टॉक शेयर होल्डरों के स्टॉक पर जो हमें दोस्तों टोटल कमाई होती है ना, जो दोस्तों हमें जो उनके शेयर होल्डर जो होते हैं उनके स्टॉक पर जो हमें टोटल अर्निंग होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लाभांश कहते हैं। यानी कि शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाभांश कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये बाकायदा मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों जो लाभांश दिया जाता है ना शेयर धारक को, वो मतदान का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये तो क्या दोस्तों साधारण शेयर। साधारण शेयर में जो है ना दोस्तों, कुल मिलाकर क्या होता है, शेयर धारक जो होते हैं ना उसको जो है ना मतदान का अधिकार होता है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर धारक को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। जबकि एक होता है दोस्तों वरीयता शेयर। कौन सा? वरीयता शेयर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लाभांश होता है ना दोस्तों, वो पहले से पहले निर्धारित होता है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और साथ ही में जो लाभांश में जो ना भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है, बट आमतौर पर इसमें जो ना मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। अगर साधारण शेयर किस तरीके का शेयर होता है दोस्तों, लाभांश तो दोनों में ही दिया जाता है, बट उसमें मतदान का अधिकार होता है, इसमें मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। शेयर मार्केट के जो शेयर पर्सन होते हैं दोस्तों, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है, बोनस शेयर। तो ठीक है, साधारण शेयर और वरीयता शेयर के बाद में आया था दोस्तों आपका कौन सा? बोनस शेयर।
इसमें क्या होता है दोस्तों, बोनस शेयर में जो पुराने शेयर धारक को ना प्रस्तावित नए शेयर, यानी कि उनके लिए कुछ नए शेयर, जो हमारे पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ नए शेयर उनके लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों बोनस। समझते हो ना आप, अगर किसी को सैलरी मिल रही है और सैलरी पर अगर कुछ और मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कि मुझे बोनस मिला है। तो ऐसे होता है दोस्तों इन्वेस्टर्स के भी ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये बहुत मस्त है दोस्तों, इसमें थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। ये एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, ये एक प्रकार का लोन है, ऋण टाइप है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बॉन्ड धारक होते हैं ना उनको जो है ना एक निश्चित ब्याज दर पर और एक निश्चित टाइम के लिए उन्हें भुगतान दिया किया जाता है। किस तरीके से, और जो बॉन्ड की जो परिपक्वता की अवधि होती है ना वो 1 वर्ष से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर अगर कोई भी बॉन्ड धारक है उसको अगर लोन लेना है तो उसके लिए जो है ना दोस्तों एक निश्चित मतलब एक रेट जो होगी वो भी एकदम निश्चित होगी, और साथ में जो है ना एक टाइम भी उसके लिए दोस्तों क्या होगा, मतलब सर्टिफाइड होगा यार, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों, साथ ही में जो परिपक्वता, बॉन्ड की जो परिपक्वता की अवधि होती है ना दोस्तों 1 वर्ष से अधिक होती है। 1 वर्ष से अधिक होने का मतलब हो जाता है दोस्तों किसी चीज में मैच्योरिटी आ जाना। क्या दोस्तों, ये होता है दोस्तों मैच्योरिटी। क्या है, मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों क्या बॉन्ड। अब आगे देख पा रहे होंगे आप डिबेंचर। क्या है दोस्तों, डिबेंचर। डिबेंचर मतलब क्या होता है, ऋण पत्र। ऋण पत्र किस तरीके से, दीर्घकालीन बॉन्ड ही ऋण पत्र होता है। अगर जो लंबे टाइम के लिए होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिबेंचर या फिर ऋण पत्र। धारक को वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो वोटिंग करने का जो अधिकार है उसे भी इसमें भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, ऋण पत्र। अब दोस्तों थोड़ा सा अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारे विश्व का सबसे पहला जो संगठित शेयर बाजार था ना, क्या करना दोस्तों, ध्यान से सुन लेना कि हमारे विश्व में जो सबसे पहले संगठित शेयर बाजार था वो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार, विश्व का सबसे पहला क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है। ये थी दोस्तों हमारी कहाँ, 1602 में इसकी एस्टेब्लिश हुई थी नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड में, ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम, ठीक है ना। ये वहाँ का सिटी है दोस्तों, इसमें हुई थी इसकी स्थापना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों, तो ये किया जाता है नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अमेजिंग फैक्ट था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसा आपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है म्यूचुअल फंड। अब आप इसे बार बार देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड हमारी अवधि के अधीन, इस तरीके का आपने ऐड भी देखा होगा, ठीक है ना, किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या होता है, सामूहिक निवेश है। हम मिलकर इस तरीके की कंपनी खोल ले, उसमें जो ना दोस्तों इन्वेस्ट भी करवा सकते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, सामूहिक निवेश है, जो मिलकर क्या दोस्तों, जो मिलकर शेयर आदि में निवेश करते हैं, ठीक है ना। कुछ बंदे मिलकर एक जगह निवेश करते हैं और एक फंड प्रबंधक होता है, एक फंड प्रबंधक होता है, और साथ ही में जो निवेश का निर्धारण करता है ना इन सभी चीज़ों का, वो इस प्रकार के फायदे और नुकसान को निवेशकों के बीच में बांट दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। आपने सुना होगा कमेटी, कमेटी आई थिंक सुना होगा दोस्तों, कहीं कहीं होता है कि कमेटियाँ डलती हैं। जब कमेटियाँ डलती हैं तो दोस्तों उसका जो लास्ट में आकर जो ब्याज निकलता है ना दोस्तों, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो, वो सभी पर इक्वल बंटता है, ठीक है ना। अगर 50 रुपये का आपने कहीं पे भी इस तरीके का निवेश किया, इन्वेस्ट किया 50 रुपये का, और 50 बंदों ने 50 रुपये का निवेश किया, और बाद में जाके पता लगा कि उस पर जो टोटल ब्याज बनना था वो एक शेयर पर मान के चलेगी 10 रुपये बना, ठीक है, जबकि बनना चाहिए तभी से बना 10। तो जबकि वो एक शेयर पे जो 10 रुपये बनाया ना दोस्तों, यानी कि 50 रुपये का 10 रुपये के हिसाब से 5 शेयर हो गए, 50 रुपये का 10 रुपये के हिसाब से अगर एक शेयर तो 5 शेयर हो गए। तो 5 शेयर पे अगर 10 रुपये का ब्याज बनेगा दोस्तों, इस तरीके से वो सब पे बटेगा, चाहे इसमें प्रॉफिट हो चाहे इसमें लॉस हो, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आ गया दोस्तों पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं। यह नोट जो है ना भारत के शेयर बाजार में रजिस्टर्ड किसी विदेशी निवेशक द्वारा किए जाते हैं। भारत के अगर जैसे सर्टिफाइड है, हमारे NSE BSE से सर्टिफाइड कोई भी अगर हमारी कंपनी है, तो उसमें दोनों दोस्तों NRI वो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं,
इस संस्था के अंतर्गत से, इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, और ये दोस्तों हो सकता है कि अननोन पर्सन के बेसिस पे, अननोन पर्सन के बेसिस पे, ठीक है ना, गुमनाम तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना पैसा लगा सकते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन हो जाता है आपकी स्क्रीन पर, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन हो जाता है अगर इस तरीके का, जैसे मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ का है और विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, विदेश में पैसा छुपा कर रख रहा है, तो वो क्या है दोस्तों, पार्टिसिपेटरी सॉरी, पार्टिसिपेटरी नोट्स का जो ये है दोस्तों, इसके तहत वो इस तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या आता है एडीआर और जीडीआर। क्या है दोस्तों एडीआर और जीडीआर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह सर्टिफिकेट अमेरिकन बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, फुल फॉर्म से लग रहा है ऐसा। और विदेशी कंपनी जो होती है दोस्तों, जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज है, की शेयर संख्या दर्शाती है। मतलब कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब इनका ये है कि अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो इस तरीके की होती है दोस्तों, वो विदेशी की कंपनी में होती है। ठीक है ना, विदेश की कंपनी होती है और वो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है दोस्तों, वो क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जो कुछ भी कोई भी कंपनी अगर विदेशी, अगर वो अमेरिका वाली स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो उसके द्वारा इसके जो आंकड़े कौन दर्शाएगा, वो एडीआर दर्शाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अपने दोस्तों जीडीआर। जीडीआर क्या है? यह बैंक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऐसी था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या होता है दोस्तों, यह बैंक सर्टिफिकेट से एक से अधिक देशों में शेयर बाजारों से अंश प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते हैं। समझ रहे होंगे आप, ये जो वाला सर्टिफिकेट होता है दोस्तों ग्लोबल यानी कि वैश्विक रूप पे, किसमें, वैश्विक रूप से इस तरीके की सारी कंडीशन जो होती है दोस्तों, तो ये ग्लोबल तरीके से एक से अधिक देशों में शेयर बाजार से जो हमारे दोस्तों अंश प्राप्त करने के लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट मतलब रिसिप्ट जारी किए जाते हैं सर्टिफिकेट। यह अंश विदेशी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा में रखे जाते हैं। ठीक है ना, विदेशी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा में रखे जाते हैं। अब दोस्तों आपको मुझे एक बात बतानी है, वर्ल्ड बैंक जो होता है दोस्तों हमारा, वो हमारे सभी जो बैंक होते हैं दोस्तों कंट्रियों के, उन सभी बैंकों का बैंकर होता है। ठीक है, जैसे भारत का बैंकों का बैंकर कौन है दोस्तों, आरबीआई। क्या है दोस्तों, आरबीआई भारत के बैंकों का बैंकर है, आरबीआई। ठीक है, इसलिए होता है, एक और होता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ है, वो वाशिंगटन में है। ठीक है, यूएसए की वाशिंगटन में है। ठीक, ठीक है ना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और साथ के साथ में मैं इसको सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों, आगे चलेंगे जब बैंक का सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों एडीआर और जीडीआर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, शेयर मार्केट। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिएगा, विदेश के शेयर बाजार से निवेश प्राप्त करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों को एडीआर और जीडीआर के माध्यम से अवसर उपलब्ध होता है। कहने का मतलब इसका ये है कि विदेश से जो हमारे शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से जो निवेश प्राप्त करते हैं ना दोस्तों, उनकी इच्छुक यानी कि उसकी जो इच्छा के अनुसार भारतीय कंपनियों को जो है ना, किसके थ्रू, एडीआर और जीडीआर के थ्रू ही क्या होता है दोस्तों, ऐसे मतलब क्या मिलते हैं दोस्तों, अवसर मिलते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं दोस्तों आईडीआर। इस तरीके की होती है दोस्तों इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, ऐसी विदेश कंपनियां जो भारत के शेयर बाजार में से निवेश प्राप्त कर सकती है, इसके द्वारा जो है ना क्या, विदेशी कंपनियां भारत के शेयर मार्केट से निवेश प्राप्त कर सकती हैं। आगे देखिए आप दोस्तों, इस तरीके का हो गया। अब आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या, यूएसई, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना दोस्तों, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज 2010 में इसकी क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डीएफसी सेल के एग्जाम में कि यूएससी की स्थापना कब होती है, तो दोस्तों 2010 में होती है। ये क्या है दोस्तों, विदेशी मुद्रा विनियमन का बाजार है। मतलब ये कुल मिलाकर क्या है दोस्तों, इसमें जो है ना क्या होती है दोस्तों, हमारी जो दोस्तों मुद्रा होती है उसका जो है ना एक्सचेंज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा डॉलर को रुपए में चेंज कर देना, यूरो को रुपए में चेंज कर देना, या फिर जैसे किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो दोस्तों हमारे क्या होता है, रुपए उसकी कंट्री की जो वो होती है मतलब मुद्रा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो ठीक है ना, तो ये विदेशी मुद्रा का विनियम बाजार है। ये इसका क्या है दोस्तों, इसमें मुंबई स्थित इस विनियम में 4 विदेशी मुद्राएं, हमारे जो मुंबई में जो स्थित है उसमें कौन कौन सी मुद्रा एक्सचेंज होती है, उसमें जो दोस्तों होती है विदेशी मुद्रा, अमेरिकन डॉलर एक्सचेंज होती है, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन के अनुपात में रुपये का कारोबार किया जाता है।
अमेरिकन डॉलर तो ऑलरेडी आपको पता है अमेरिकन लिखा होता है, अमेरिका का है। ब्रिटिश पाउंड भी ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के मतलब देश हैं। यूरो और येन दोस्तों ये कहाँ की मुद्रा है आपको मुझे बताना है। यूरो एक तो ये वाली मुद्रा कहाँ की है, और येन ये कहाँ की मुद्रा है दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों मुद्रा कहाँ की है, कौन से देश के दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों, वायदा बाजार यानी कि फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट अगर आप देखा जाए तो ये होता है दोस्तों, हम किसी एसेट्स के रूप में अपनी कुछ चीज़ रखकर उसका एक्सचेंज कराना, सोना रखकर पैसे ले लेना, समझ रहे हो ना। अपना मतलब इस तो देखो ना, मॉर्गेज अपना घर रखकर, या फिर इस जैसे होम लोन होता है दोस्तों, इस तरीके का क्या होता है दोस्तों परिभाषा, इसमें दोनों वस्तुएं सोना, चांदी, मसाला, दाल, जींस, खाद्यान्न आदि को भविष्य में खरीदने का केंद्रीय वित्तीय विनिमय केंद्र है, ठीक है ना। क्या करना दोस्तों, केंद्रीय वित्तीय विनिमय केंद्र है इस तरीके का, ठीक। अब ये तो हो गया दोस्तों इस तरीके से फ्यूचर मार्केट, अब मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके देख लेते हैं दोस्तों कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से मुख्यालय किसका कहाँ पे है। इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना सन 2003 में की गई थी, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक। और इसकी जो है ना इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कितने % की भागीदारी है, 84% के साथ में, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत का सबसे बड़ा विनिमय केंद्र कौन सा है, MCX। क्या नाम है दोस्तों उसका, MCX। अगर मैं आपका MCQ पूछूंगा तो MCQ में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज सेंटर कौन सा है, किसमें दोस्तों, हमारी मुद्रा के बेसिस पे, तो कौन सा है दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मुंबई में है। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में। अब आ गया था दोस्तों नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में है, ठीक है। अधिकतर जो हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल के हेडक्वार्टर हैं दोस्तों, बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, उनके मैक्सिमम जो है दोस्तों वो मुंबई में ही है। कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई में ही है, ठीक है। आगे देखा आपने स्क्रीन पर इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज ICX, इसका दोस्तों है मुख्यालय गुड़गांव में। कहाँ पे दोस्तों, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। एक यही है, देखो देख लेना दोस्तों, मुंबई गुड़गांव, मुंबई, तो यही एक दोस्तों अलग है, ये वाला ICEX। बाकी सभी के कहाँ है दोस्तों, मुंबई में ही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूनिवर्सल कमोडिटी इंडेक्स का मुख्यालय भी मुंबई में, और इस डेरिवेटिव कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपके दोस्तों ये हो जाता है हमारा शेयर मार्केट का यहाँ पे सेशन कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों जैसे भी आपको अगर हमारे शेयर मार्केट से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना दोस्तों। किस तरीके से कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आई हो उसे ज़रूर कमेंट करना, और साथ ही में हमारे जिस भाई ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा उसे जाकर देखिएगा, क्योंकि जब भी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सारा कुछ हमने शेयर मार्केट से रिलेटेड तो था दोस्तों, वो हमने करने की कोशिश करी, और जो भी आपके लिए और भी होगा ना दोस्तों, अगर मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं तुरंत ही आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तुरंत ही आपको वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा और DFCCL के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।